दोस्तों वेलकम बैक। देखो मैजिक नाइट कैप्टन ब्लैक क्लोर यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोग हैं जो कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल होकागिस की तरह। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे 11 मैजिक नाइट कैप्टन्स को और उन्हें रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू गॉड लेवल। बाय द वे इसमें स्पॉयलर्स भी होंगे। हाँ, सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो अब सबसे लास्ट में नंबर 11 पे है ऑफ कोर्स दगाबाज गिल्डर बॉब द बिल्डर, आई मीन जो भी नाम है इसका। देखो ग्वेल्ड्रे एक्चुअली में ओरिजिनल कैप्टन था पर्पल ओर्कस का, पर फिर उसे कैप्टन के पोजीशन से हटा दिया था जब सबको पता चल गया था कि ग्वेल्ड्रे एक ट्रेटर है जिसने आई ऑफ द मिडनाइट सन के साथ मिलकर क्लोर किंगडम पे अटैक किया था। वेल अगर हम बात करें ग्वेल्ड्रे की पावर्स की, तो ग्वेल्ड्रे यूज करता है परमिएशन मैजिक, जिससे वो इनविजिबल हो सकता है और इंटेंजिबल भी। मतलब ये बंदा किसी भी चीज के आर पार जा सकता है और कोई भी मैजिक इसे टच भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो दूसरों को भी ये परमिशन मैजिक से इनविजिबल और इंटेंजिबल कर सकता है। पर स्टिल ग्वेल्ड्रे की एबिलिटी चाहे ओपी हो, पर ये एबिलिटी की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि अगर कोई इनविजिबल हो जाए तो अपोनेंट की के हेल्प से उसे सेंस कर सकता है और फिर अटैक कर सकता है। और हाँ, परमिशन मैजिक से तुम किसी भी मैजिक अटैक से बच सकते हो, पर फिजिकल अटैक से नहीं, जिससे ग्वेल्ड्रे को हराना बहुत ही इजी हो जाता है। जिसका एग्जांपल हमने देखा ही था जब आस्था ग्वेल्ड्रे को बहुत ही इजीली पकड़ता है और हरा भी देता है। इसलिए मैंने ग्वेल्ड्रे को सबसे लास्ट में रखा है। तो अब नंबर 10 पे है काइसर ग्रैंड ओर्का, जो कि पर्पल ओर्कास का स्क्वाड कैप्टन है। देखो काइसर की पावर्स के बारे में देखें तो काइसर वॉर्टेक्स मैजिक यूज करता है, जिससे वो मैजिकल व्हर्लविंड क्रिएट कर सकता है जो कि किसी भी पर्सन की मैजिक को नेगेट कर सकते हैं, मतलब कि कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल आस्था की एंटी मैजिक की तरह। इसे तुम आस्था के एंटी मैजिक का एकदम सस्ता वर्जन समझ सकते हो। उल्टा काइसर ने अपने वॉर्टेक्स मैजिक से ह्यूगोलियन को भी टक्कर दी थी। पर देखो सबसे बड़ा रीजन काइसर को मैंने इतने लास्ट में रखा है क्योंकि हमने कभी भी काइसर को लड़ते हुए ही नहीं देखा है। बेचारे को स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला है भाई, इसका हालत भी लिटरली 10-10 जैसा हो गया। सो नो डाउट काइसर वन ऑफ द वीकेस्ट कैप्टन तो है। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे जो आता है वो है द यंगेस्ट मैजिक नाइट कैप्टन और चार्मे का दीवाना रिल बॉयस्टर फ्रॉम द एक्वाडियर स्क्वाड। तो रिल बचपन से एक जीनियस था और वो 19 इयर्स के एज में ही मैजिक नाइट कैप्टन बन गया था, जो कि क्लोर किंगडम की हिस्ट्री में अब तक का सबसे यंगेस्ट कैप्टन है। वेल अगर हम बात करें रिल के पावर्स की, तो रिल यूज करता है पेंटिंग मैजिक, जिससे वो किसी भी पेंटिंग को रियल लाइफ में ला सकता है। सिंस रिल किसी भी पेंट की हुई चीज को रियल लाइफ में ला सकता है, तो वो सारे मैजिक एलिमेंट्स को भी यूज कर सकता है, जिसको हमने रॉयल नाइट्स के एग्जाम के वक्त देखा ही था। इतना ही नहीं, रॉयल नाइट्स के एग्जाम के वक्त रिल यूनो के विंड स्पिरिट पावर को रोक पाता है, वो भी बहुत इजीली। पर रिल की सबसे बड़ी पावर पता है क्या है? वो है उसका इंस्पिरेशन। मतलब रिल अगर किसी से या फिर किसी के भी अटैक से इंस्पिरेशन लेगा तो वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसका एग्जांपल हमने मांगा में देखा ही था कि कैसे रिल नोएल के न्यू स्पेल से इंस्पिरेशन लेके खुद के लिए एक नया स्पेल बनाता है बाय द नेम ट्वाइलाइट्स ऑफ वेलहैला। इस स्पेल से जो भी रिल के इस पेंटिंग के अंदर होगा वो कभी भी मरेगा नहीं जब तक वो पर्सन रिल के साथ है। इतना ही नहीं, ये स्पेल इतना ज्यादा वार्डिव है कि वो खुद को या फिर किसी और को 5 मिनट के लिए इमॉर्टेलिटी की एबिलिटी दे सकता है। और इसी स्पेल की मदद से रिल द डीमन किंग लूसीफर के साथ लड़ता है और बाकी कैप्टन्स की मदद करता है टू सपोर्ट देम। पर स्टिल द मेन रीजन रिल इतना लो रैंक्ड है क्योंकि बच्चा है, आई मीन एक्सपीरियंस कम है भाई के पास। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे है यामी की फंटी शार्लोट रोजेली। तो शार्लोट एक्चुअली में एक रॉयल हाउस से बिलोंग करती है और ऑल वुमेन स्क्वाड की कैप्टन भी है बाय द नेम ब्लू रोज। देखो जब शार्लोट बॉर्न हुई थी तब उस पे एक कर्ज लगा दिया था, जिससे जब भी वो 18 साल की होगी तब वो और उसकी फैमिली एक टाइम केज में ट्रैप हो जाएगी अनलेस शार्लेट किसी के प्यार में पड़ जाए, जिससे ये कर्ज स्टॉप हो जाएगा। और ये बंदा जिसके प्यार में शार्लेट गिरती है वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली यामी होता है, जिसने शार्लेट को बचाया था उस कर्ज से। वेल अगर हम बात कर ले शार्लेट की पावर्स की, तो शार्लेट यूज करती है ब्रायर मैजिक। ये ब्रायर मैजिक और कुछ नहीं बल्कि कांटे वाले पौधे होते हैं, आई मीन जैसे कि रोज प्लांट हो गया। इसी ब्रायर मैजिक से वो कांटे वाले प्लांट्स को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे वो अटैक, डिफेंस और सपोर्ट तीनों कर सकती है। पर स्टिल ये ब्रायर मैजिक उसके ओरिजिनल ट्रू ब्रायर मैजिक से कमजोर होता है, क्योंकि उसके ट्रू ब्रायर मैजिक में उसके प्लांट के रोज रेड कलर के होते थे, पर कर्स के वजह से उसके रोज ब्लू हो गए थे और पहले से कमजोर भी। पर आगे जाके जब शार्लेट हार्ड किंगडम के साथ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करती है तो उससे वो माना मेथड को मास्टर कर पाती है, जिससे वो ट्रू ब्रायर मैजिक को यूज कर पाती है और अपने ब्लू रोज को फिर से रेड रोज में बदल देती है और एंटी कर्स मैजिक यूज कर पाती है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और अगर तुम्हें याद हो तो आगे जाके मांगा में शार्लेट 80% वेनिका को भी टक्कर देती है और फुल्ली अवेकन मैगिकुला को भी टक्कर देती है और नोएल की हेल्प करती है मैगिकुला को हराने के लिए।
अब नेक्स्ट नंबर 7 पे आता है एक नंबर का पाउटिया नोजेल सिल्वा। भाई इसको देखता हूँ ना ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो देखो नोजेल एक रॉयल है फ्रॉम हाउस ऑफ सिल्वा, जो कि स्क्वाड कैप्टन भी है सिल्वर ईगल्स का। तो देखो अगर हम बात करें नोजेल की पावर्स की, तो नोजेल यूज करता है मर्क्यूरी मैजिक, जिससे वो मर्क्यूरी को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विल। एंड विद द हेल्प ऑफ क्रिएशन मैजिक नोजेल इस मर्क्यूरी मैजिक को जैसे चाहे वैसे शेप भी दे सकता है, जिससे वो अपने मैजिक बोथ ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज कर सकता है बाय क्रिएटिंग स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स, केज, ईगल या फिर शील्ड भी। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नोजेल थोड़ा हाई रैंक पे होना डिजर्व करता है, पर देखो ये नोजेल साला एल्फ को नहीं हरा पाया था और उसको अपनी बहन की मदद लगी थी एल्फ को हराने के लिए। पर स्टिल आगे जाके मांगा में नोजेल के अच्छे खासे फीट्स है, क्योंकि डार्क ट्रायड आर्क में नोजेल ने लिटरली मैगिकुला के बॉडी को फाड़ कर रख दिया था इनटू पीसेस अपने मर्क्यूरी मैजिक के मदद से, जो कि एक अच्छा खासा फीट है। पर स्टिल मेरे लिए ये पाउटिया नोजेल तो नंबर 7 पे ही होगा। अब इसके बाद आता है पाउटिया नंबर 2 विलियम वांजेंस। भाई इसको भी देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो विलियम एक नंबर का पाउटिया तो है ही, पर उसके साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड गोल्डन डॉन का कैप्टन भी है। अगर हम बात करें विलियम्स की पावर्स की, तो विलियम यूज करता है वर्ल्ड ट्री मैजिक, जिससे वो ट्री को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है जैसे चाहे वैसे, और इन ट्री की मदद से वो लोगों की माना को स्टील कर सकता है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है, जिससे ये ट्री दोनों ऑफेंस और डिफेंस में काम आते हैं, जो कि हमने स्पेड किंगडम के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे विलियम सारे स्पेड किंगडम के पावरफुल सोल्जर्स को अकेले ही पेल देता है, वो भी बहुत इजीली। इतना ही नहीं, विलियम हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है, जो कि हमने जेनन के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे विलियम ने अपने सारे स्क्वाड मेंबर्स की जान बचाई थी। और ऐसे भी माना जाता है कि विलियम का ये हीलिंग मैजिक क्लोज टू डेथ पर्सन को भी हील कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल यूनो ने जब जेनन के साथ फाइट की थी तब यूनो ऑलमोस्ट मर ही गया था। उल्टा विलियम की हीलिंग मैजिक ने उसे बचा लिया, वरना यूनो विजर्ड किंग बनने से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता। आई नो बहुत सारे लोग इस रैंक से अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल विलियम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्क्वाड का कैप्टन है। पर देखो विलियम बहुत ही इजीली जेनन की फाइट के अगेंस्ट हारा गया था और कैप्चर भी हो गया था, और ऊपर से आगे जाके मांगा में विलियम ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था स्पेड किंगडम रेड आर्क में। भाई ने पूरा आर्क सो के निकला है, वो भी आराम से। सिर्फ लास्ट में उसने एक स्वॉर्ड बना कर दी थी यामी को टू डिफीट लूसीफेरो, जिसमें भी उसका कोई ज्यादा रोल नहीं था। तो ऑफ कोर्स मैं विलियम को नंबर 6 पे ही रखूंगा। अब नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है फ्यूगोलियन। अबे बोलते कैसे भाई, एक तो इसके नाम इतने हार्ड होते हैं ना। तो फुगुलियन भी एक रॉयल है फ्रॉम क्लोवर किंगडम, जो कि क्रिम्सन लाइन किंग्स का स्क्वाड कैप्टन भी है, और मेरोलियाना द गोट का छोटा भाई भी। अगर हम बात करें फुगुलियन के पावर्स की, तो फुगुलियन यूज करता है फायर मैजिक, जिससे वो फायर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है अपने विल के अकॉर्डिंग। फुगुलियन अपने फायर मैजिक के मदद से एक्सट्रीमली पावरफुल ऑफेंसिव अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ फुगुलियन क्रिएशन मैजिक भी यूज कर सकता है, जिससे वो अपने फायर से ऑब्जेक्ट या फिर एंटिटीज क्रिएट कर सकता है। इतना नहीं, फुगुलियन के पास द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंटल स्पिरिट फायर स्पिरिट सैलमेंडर भी है, जो कि हमने सबसे पहले फाना के पास देखी थी। और भाई फायर स्पिरिट कितने स्ट्रॉन्ग है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाना ने फायर स्पिरिट के मदद से तीनों मार्स, नोएल और आस्था को अकेले ही पेल के रखा था। सो नो डाउट फायर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्टिल मैंने फुगुलियन को नंबर 5 पे रखा है, क्योंकि आगे जाके मांगा में स्पेड किंगडम आर्क के दौरान फुगुलियन ज्यादा कुछ करता नहीं है और उसके कुछ ज्यादा फीड्स भी नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर 4 पे आती है स्लीपिंग ब्यूटी डॉर्थी अनस्वोथ। डॉर्थी भी मॉमी वेनिसा की तरह एक विच है, जो कि कैप्टन है ऑफ कोरल पिकॉक। अगर हम बात करें डॉर्थी के पावर्स के बारे में, तो देखो डॉर्थी यूज करती है ड्रीम मैजिक, जिससे वो एक ड्रीम लाइक डायमेंशन को क्रिएट कर सकती है, और उस ड्रीम वर्ल्ड में वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब तुम डॉर्थी को उसके ड्रीम वर्ल्ड में घंटा हरा भी नहीं सकते, हरा के उसे टच भी नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल यामी भी डॉर्थी को ड्रीम वर्ल्ड में हरा नहीं पाया था। वो अलग बात है कि यामी ने अपने डायमेंशन स्लैश यूज करके ड्रीम वर्ल्ड को ही काट दिया था, पर अगर यामी के पास ये टेक्निक ना होती तो यामी भी कुछ डॉर्थी का उखाड़ नहीं पाता, और इसलिए ये एबिलिटी नो डाउट बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। काश मेरे पास भी ये मैजिक होता, फिर मैं भी अपने ड्रीम वर्ल्ड में सारे वाइपर्स को क्रिएट करता, और फिर अपार्ट फ्रॉम जोक्स, डॉर्थी ने स्पेड किंगडम आर्क में मॉरिस, जो कि डीमन किंग लूसीफेरो का होस्ट था, उसे टक्कर दी थी, जो कि खुद 50% पावर पे था। और ऊपर से मॉरिस का मॉडिफिकेशन मैजिक डॉर्थी के ड्रीम मैजिक का एग्जैक्ट काउंटर था, और फिर भी डॉर्थी ने मॉरिस के 50% पावर को झेल पाई थी, जब तक ब्लैक बुल के मेंबर्स उसकी हेल्प के लिए ना आ जाए। सो नो डाउट डॉर्थी को इतना हाई रैंक पे तो होना ही था। नेक्स्ट है तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा,
जैक द रिपर, जो कि ग्रीन मैंटिस का स्क्वाड कैप्टन भी है। तो भाई जैक एक्चुअल में क्लोर किंगडम के कॉमन रेल्म से बिलोंग करता है। और देखो अगर जैक के पावर्स के बारे में देखें तो जैक यूज करता है स्लैश मैजिक। जैक अपने स्लैश मैजिक से अपने फोर आर्म्स पे माना से बने ब्लेड्स क्रिएट कर सकता है, जिससे वो किसी भी चीज को काट सकता है, लाइक लिटरल डोंगर को भी, या फिर मैजिक को भी काट सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमने एल्फ आर्क में देखा था कि जैक ने लांगरिस के स्पेशल मैजिक तक को स्लैश कर दिया था। और हाँ, ये ब्लेड ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथ पे क्रिएट हो सकते, ये ब्लेड जैक अपने बॉडी पे किधर भी क्रिएट कर सकता है। पर सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने जैक को इतना हाई रैंक पे क्यों रखा है। तो देखो आगे जाके मांगा में हमें पता चलता है कि जैक लिटरली कॉन्सेप्ट्स को काट सकता है, मतलब बिल्कुल यामी के डायमेंशनल स्लैश की तरह। क्योंकि जैक के ये ब्लेड्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अपोनेंट के मैजिक अटैक से अडेप्ट होने लगते हैं, जिसका एग्जांपल हमने डांटे के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे जैक ने डांटे के ग्रेविटी मैजिक को काट दिया था। और लास्ट में जब मैग्ना डांटे को काइंडा हरा देता है, तब जैक डांटे जो कि 100% फॉर्म में होता है उसे काट कर मार देता है, एक लिटरल डीमन को। इतना ही नहीं, अभी करंट मांगा चैप्टर्स में तो जैक ने लिटरली क्लोवर किंगडम को आधा काट दिया है, जो कि क्रेजी है। सो नो डाउट जैक को इतना हाई रैंक्ड होना ही था। अब नंबर 2 पे है मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर यामिसुकी हीरो। तो देखो यामिसुकी हीरो जो कि एक फॉरेनर है और ब्लैक बुल्स का कैप्टन भी, जिसे जूलियस ने रिक्रूट किया था टू बिकम अ मैजिक नाइट। वेल अगर हम बात करें यामी के पावर्स की, तो भाई यामी यूज करता है डार्क मैजिक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट मैजिक है पूरे सीरीज में। इस मैजिक से यामी एलिमेंट्स ऑफ डार्कनेस को क्रिएट करता है और मैनिपुलेट कर सकता है। सिंस ये मैजिक स्लो होता है तो यामी अपनी कटाना का यूज करता है टू चैनल हिज मैजिक, ताकि वो और स्पीड से यूज कर सके। इसके साथ साथ यामी रीएनफोर्समेंट मैजिक और माना जोन भी यूज कर सकता है, जिससे वो अपने एबिलिटीज को और बूस्ट कर पाता है। इतना ही नहीं, यामी अपने डार्क मैजिक से बहुत ही वार्डिव स्पेल्स भी यूज कर सकता है, जैसे कि पहला है डायमेंशनल स्लैश, जो कि यामी की सबसे वार्डिव टेक्निक है, जिससे यूजर लिटरली डायमेंशंस को काट सकता है। इसी स्पेल का यूज करके यामी ने डेविल ज़ाग्रेड को मार दिया था और डोरथी के ड्रीम वर्ल्ड मैजिक से भी एस्केप कर पाया था। दूसरा स्पेल है उसका ब्लैक मून, जिससे वो अपने आजू बाजू के मैजिक को सक कर सकता है। और तीसरा है उसका डेड थ्रस्ट, जिससे वो ब्लैक मून को कंडेंस करके एक डेडली थ्रस्ट अटैक कर सकता है टू ब्लास्ट द अपोनेंट, जो कि हमने डांटे से यामी के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे यामी 80% डांटे को खतरनाक वाला टक्कर देता है और उसे कई बार डेड थ्रस्ट से अटैक करता है और फाइनली उसे आस्था की हेल्प से हरा भी देता है। ऊपर से आगे जाके मांगा में यामी लूसीफेरो द डीमन किंग के पंच को भी रोकता है और फिर नाक्ट के साथ मिलकर लूसीफेरो के साथ फाइट भी करता है और उसे अच्छी खासी टक्कर देता है और इवेंचुअली आस्था के साथ मिलकर वो लूसीफेरो को मार भी देता है। वो नहीं मारता, आस्था मारता है, पर स्टिल मदद करता है। अब फाइनली नंबर 1 पे आती है मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर इन ब्लैक क्लोवर, सिसगोलियन, मेरिलियोना। और भाई ये सबसे क्रेजी कैरेक्टर है, जिन्होंने एनिमे देखा है उन्हें पता ही होगा। देखो मेरिलियोना फिगुलियन की सबसे बड़ी बहन है और थोड़े टाइम के लिए क्रिम्सन लायन किंग्स की कैप्टन भी थी जब फ्यूगोलियन कोमा में चला गया था। वेल अगर हम बात करें सिसगोलियन की पावर्स की, तो सिसगोलियन भी सेम फ्यूगोलियन के तरह फायर मैजिक यूज कर सकती है। पर सिसगोलियन की 2 सबसे खास बातें, पहला उसका माना जोन, जिससे वो सराउंडिंग माना को मैनिपुलेट कर सकती है, और दूसरा उसका रीएनफोर्समेंट मैजिक, जिससे वो अपने फिजिकल एबिलिटीज को अलग ही लेवल पे लेके जा सकती है। एंड व्हेन आई से अलग लेवल पे, मतलब एकदम ही अलग लेवल पे, क्योंकि मेरिलियोना अपने रीएनफोर्समेंट मैजिक से खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकती है कि वो लिटरली लावा में स्विमिंग कर सकती है। और हमने मेरिलियोना का जलवा एल्फ आर्क में देखा ही था कि कैसे मेरिलियोना 6 एल्फ से अकेले ही लड़ती है और उन्हें खतरनाक वाली टक्कर देती है। इतना ही नहीं, स्पेड किंगडम आर्क में मेरिलियोना उसका सबसे पावरफुल स्पेल हेल फायर इनकार्नेट यूज करती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी फायर माना से कवर हो जाती है, जिससे उसकी पावर खतरनाक वाली बढ़ जाती है। इसी हेल फायर मोड का यूज करके मेरिलियोना फुल बसर्क हो गई थी, क्योंकि भाई ये बंदी ने अकेले से एक एशियन डीमन को हरा दिया था, जिसे आज तक सिर्फ फर्स्ट विज़र्ड किंग और आस्था हरा पाए हैं। इसके बाद सिसगोलियन ने लिटरली डीमन किंग लूसीफेरो के साथ फाइट करी थी, वो भी 1-on-1 फाइट, और डीमन किंग को थोड़ी बहुत टक्कर दी थी, जिससे लूसीफेरो को ज्यादा कुछ डैमेज तो नहीं होता, पर द फैक्ट कि मेरिलियोना लिटरल डीमन किंग के साथ पंचेस एक्सचेंज कर रही थी, इट्स समथिंग। ऊपर से आगे जाके जब लूसीफेरो डिफीट हो जाता है और जजमेंट डे के दौरान मॉरिस द होस्ट ऑफ लूसीफेरो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेडिन, तो मॉरिस को रोकने के लिए इस बार मेरिलियोना हेलफायर मोड को कंबाइन करती है उसके मोस्ट पावरफुल न्यू स्पेल के साथ बाय द नेम ब्रैकियम पर्गेटोरी
टू अटैक मॉरिस, और इससे वो मॉरिस जो कि पैलेडिन में बदल गया था उससे 1-on-1 फाइट कर पाती है। और सिंस मैरिलियोना जितना ज्यादा फाइट करेगी उतना ही उसका मैजिक बढ़ेगा, तो इससे वो लिटरली अनस्टॉपेबल हो जाती है। मैरिलियोना अपने हेलफायर मोड में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो लिटरली ह्यूमन लिमिट्स को ही सरपास कर देती है। लाइक उसकी पूरी बॉडी एक माना के फॉर्म में बदल जाती है, जिसे देखकर खुद मॉरिस शॉक हो जाता है। और फाइनली मैरिलियोना मॉरिस को पूरा जलाकर मार देती है। भाई आफ्टर द रीसेंट मांगा चैप्टर्स मैरिलियोना के फीट्स अनबिलीवेबल है, तो इसलिए मैंने मैरिलियोना को नंबर 1 पे रखा है। तो भाई यही थे सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा तो ऑफ कोर्स भाई मैरिलियोना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।